So today we will start from here, discovery of proton and neutron. तो जब हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये बात तो क्लियर थी, अगर एटम में कोई नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होगा, तो भी तो एटम न्यूट्रल होगा, राइट। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो फिर प्रोटॉन के बारे में सोचा गया कि प्रोटॉन क्या होगा। तो गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये कैथोड रे ट्यूब है उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। उन्होंने क्या किया, कहाँ गया ये, rather than making anode as a perforated or doing some holes, he did holes in cathode, and he has put some ZNS, or you can say fluorescent material, at the back of cathode। ठीक है, अब क्या हुआ, you just want to check कि भाई अगर नेगेटिव इधर जा रहा है तो कुछ पॉजिटिव इधर भी जा रहा होगा, है ना, राइट, सही है। तो ये जो क्या पॉजिटिव जा रहा होगा, यहाँ जस्ट उन्होंने गैस किया तो यहाँ देखा, यहाँ पे स्पार्क मिले, he is able to find some spark over here, तो ग्लोब मिले, यहाँ मतलब थोड़े एविडेंसेस मिले कि कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पे ऐसी है, रे है जो है ना कैथोड की तरफ जा रही है। तो सोचा गया कि अलग अलग गैसेस डाली गई, तो देखा गया कि उनका बिहेवियर क्या होगा, तो अलग अलग बिहेवियर आया। तो ये पॉजिटिव थे क्या एक्चुअली में, तो ये पॉजिटिव थे गैसेस आयंस। जैसे मान लो यहाँ पे अंदर मैंने आर्गन गैस भरी हुई है, दैट्स इनसाइड। तो आर्गन पे अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ से निकल रहा है ना, वो आर्गन से टकराएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, नॉक आउट कर सकता है। सो व्हाट विल हैपन, Ar प्लस विल हैपन। सही है ये बात, है ना। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो आर्गन के अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल सकता है, आना। इतनी बात समझ में आ रही है, आना बोलो यार, यस सर। है ना। आप लोग इंटरेक्ट करोगे तभी मुझे अच्छा लगता है कि यार ठीक है कि समझ में आ रहा है। तो भाई ऐसा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रेज, जो पहले इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो यहाँ पे गैसेस से टकराए होंगे, और जब ये गैसेस से टकराए होंगे तो उनसे इन्होंने और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू फॉर्म। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोजन एटम हो, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, H टकराएगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो ये नेगेटिव की तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू कोलाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रे एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड कैनाल रेज, कि कैथोड में तो अगर आप कैथोड रेज में, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज में चाहे आप मेटल अंदर का चेंज कर दो, चाहे यहाँ पे गैसेस चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, the behavior of these cathode rays और इलेक्ट्रॉन will not change, क्योंकि सब में तो सब, अब आपको पता ही है सब में एक ही तरह का इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा तो है नहीं कि आयरन का इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन सोडियम का इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आप चाहे कुछ भी ले लो, है ना, कोई भी मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, सब में इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन कैनाल रेस तो यहाँ पे क्या है, गैसियस, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है ना। ये जो कैनाल रेज है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। इनका बिहेवियर तो अलग अलग है ना, इनका मास अलग अलग है, राइट, और इनका चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग है, E बाई एम, है ना। सिंस मास इज डिफरेंट देन चार्ज बाय मास इज डिफरेंट। फिर इनमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें मल्टीपल चार्ज फॉर्मेशन हो सकता है, कि मान लो ये Ar प्लस है, इससे एक और इलेक्ट्रॉन टकरा जाए तो पता चला ये Ar2 प्लस बन जाए, राइट। सो एनी ऑफ दिस पॉसिबिलिटी कैन हैपन। वेदांत लिखना नहीं है मना, है ना।
ठीक है ना। सो दिस इज आर्गन पे मल्टीपल चार्ज आ सकता है। अच्छा ये बताओ, ये जो ई बाई एम रेशियो है ये सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, हाईएस्ट? ई बाई एम रेशियो इज गोइंग फॉर कैनाल रेज, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव रेज, है ना। कैनाल रेज में सबसे ज्यादा ई बाई एम रेशियो किसके लिए होगा? ई तो देखो सब पे लगभग लगभग सेम ही है, +1। एम रेशियो क्या होगा? दैट इज मास। तो जिसका मास सबसे कम उसका ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, जिसके लिए ई बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा आया उसको बोला गया प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन से ये H+ बना है इसलिए इसको बोला गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन से ही इसका नाम बना है प्रोटियम। मतलब ये दीज आर, है ना, एक दूसरे से नाम आए हैं ये, राइट, प्रोटॉन एंड प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये मैं बता चुका हूँ क्या? प्रोटियम, नहीं। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाँ, नहीं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम, जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं जनरली, दैट इज कॉल्ड, जैसे 1H1, दैट इज कॉल्ड प्रोटियम। 1H2, that is called deuterium, और you can say sometime 1D2, है ना, deuterium को D से रिप्रेजेंट करता है। 1H3, that is called tritium, और 1T3, है ना। तो जो ये मोस्ट कॉमन जो हाइड्रोजन माना जाता है वो है कौन सा आइसोटोप है? प्रोटियम इज द नेम ऑफ दैट आइसोटोप। ठीक है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ये प्रोटियम से ही क्या बन रहा है, H+। H+ का मतलब क्या है? न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। H+ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन तो लाइट ऑलरेडी बराबर निकाल दिया आती है। आपने। हाइड्रोजन के प्रोटियम में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, बचा गया, है ना, पॉजिटिवली चार्ज सीरीज बची, उसको बोला गया प्रोटॉन। अनुष्का अपना माइक ऑफ रखो बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? नाम कैसे आया? प्रोटियम से आया। ठीक है, चलो इसको रिमूव कर देते हैं। तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी? इंपॉर्टेंट ये थी कि अगर हम यहाँ गैस चेंज कर देंगे, आर्गन की जगह मान लो हीलियम ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, राइट, तो उस पर अलग अलग तरह के यहाँ पे एटम्स, है ना, अलग अलग तरह के गैसेस आयंस बनेंगे, और उनका E by M ratio is going to be different. So that means the behavior of canal rays are going to be different, and it depends on the nature of gas, कौन सी गैस अंदर है। E by M ratio सबसे ज्यादा आ रहा है हाइड्रोजन के लिए या फिर प्रोटियम आइसोटोप्स के लिए, और उसको उस E by M रेशियो के कारण उसका नाम बोल रहे हैं, सॉरी, प्रोटॉन, है ना। जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट E by M रेशियो आएगा कैनाल रेज में उसको बोल रहे हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ से आई। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना, कैनाल रेज, discovery of proton, है ना। Like cathode rays, the positively charged particle depends on the nature of gas। तो यहाँ पे कौन सी बात याद रखनी है? Nature of gas। Charge by mass ratio of particle is dependent on the gas which of these are originate, क्योंकि mass तो gas पे ही depend करेगा। And some of the positively charged particles carry a multiple of fundamental unit, मतलब E से 2E भी बन सकता है ना, मैंने बताया था Ar+ से Ar2+ भी हो सकता है, तो this is multiple charge आ गया। The behavior of these particles is opposite to the observed for electron and cathode ray। क्यों opposite होगा? क्योंकि ये positively charged है तो opposite behavior होगा। Negatively charged electrons are going to attracted towards positive electrode, so these are attracted towards negative electrode। So these are the, let's say, some basic understanding of canal rays, or you can say proton। Gases used in experiments are mostly inert, yes, mostly, बट हियर यू कैन यूज एनीवन, मतलब कोई भी आप डाल के देख सकते हो। अच्छा, H2 इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ इनर्ट गैस, है ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे H2N2 ये सब हाई टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करती है ना। अपने एटमॉस्फेयर में N2 है बट रिएक्ट थोड़ी ना कर रही है।
तो इनर्ट गैसेस का मतलब ये है जो रिएक्ट ना कर रही है ना। न्यूट्रॉन्स अब आते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज्यादा काम हो रहा था। देन चैडविक वाज द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। कैसे डिस्कवर किया ये मैं आपको बता चुका हूँ, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। सो दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, सो दैट्स हाउ द चैडविक फर्स्ट फॉर्म न्यूट्रॉन ओवर हियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो अभी हमें क्या हो गया पता चल चुका है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज गोइंग टू बी लेट्स से प्रोटॉन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सब हमें तीनों चीजें पता चल चुकी हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तभी जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, ही सेड कि एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल होंगे और क्या कहते हैं, एटम्स में अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पॉजिटिव भी कुछ होगा। ही ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, बट वो पॉजिटिव क्या होगा वो बाद में पता चला, मतलब वो प्रोटॉन कैसा आया वो बाद में पता चला। ही सेड कि वहां पे पॉजिटिव मास भी होगा और इस पॉजिटिव की लेट्स से पॉजिटिव मास में इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी लाइक सीड, है ना, ऐसे एम्बेडेड होंगे। ये यहाँ पे देख लेते हैं बेटर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें ऐसे ये फंसे होंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको बोला गया वाटरमेलन मेथड एक तरह से, या फिर प्लम पडिंग और ये रेजिंग, है ना, पडिंग मेथड। तो ये जो मॉडल था वो वाटरमेलन मेथड मॉडल का मतलब क्या है, वाटरमेलन में जैसे वो रेड पार्ट होता है वो क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और जो सीड्स होते हैं वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं। सो दिस वाज द थॉमसन्स मॉडल, दिस इज कॉल्ड थॉमसन मॉडल। क्यों ये एक्सेप्ट हुआ, because this model can explain the neutrality of atom. This method can explain the neutrality of atom, है ना। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना, ये सब बातें बताई। तो ये हो गया थॉमसन मॉडल। अब बात आती है रदरफोर्ड मॉडल की। नेक्स्ट वाज रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था, रदरफोर्ड वाज द साइंटिस्ट हु वाज लाइक से वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो है रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे एंड ही वाज लेट्स से आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ही वाज आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा पार्टिकल। उनका जो काम था वो अल्फा पार्टिकल पे ज्यादा था कि भाई क्या करना चाह, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, मास क्या है, चार्ज क्या है, पेनिट्रेशन पावर क्या है ना, ये सब आयनाइजेशन पावर क्या है, ऑल दोस थिंग। ठीक है, तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा रदरफोर्ड वाज एक्सपेक्टिंग कि जो थॉमसन ने कहा है एंड दैट इज द रीजन कि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत कम है। व्हाट रदर थॉमसन सेड, थॉमसन सेड कि जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में पूरा का पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, मान लो ये एटम में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो अल्फा पार्टिकल है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज सर्टेनली रिपेल्ड बाई, है ना, ये certainly repelled by
द एटम्स, क्योंकि एटम्स में पूरा पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आर गोइंग टू रिपेल पॉजिटिव, एंड दैट इज द रीजन कि ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, मतलब आर पार नहीं हो पा रहा है। दिस इज व्हाट रदरफोर्ड थिंक कि बिकॉज दिस इज द रीजन कि रिपल्शन रिपल्शन लग रहा है। सो व्हाट ही स्टार्टेड टू डू इज ही स्टार्टेड टू डिक्रीज द थिकनेस ऑफ, है ना, सॉरी मेटल, लेट्स से प्लेट या मेटल फॉइल, उसकी थिकनेस को कम करते गए, जस्ट इन दिस होप कि ये जो अल्फा पार्टिकल है अगर हम सफिशिएंट एनर्जी से भेजेंगे तो ये सारे रिपल्शन को ओवरकम करके पास कर जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? रदरफोर्ड ने जो जो सोचा और उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, कि व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग कि सिंस थॉमसन का मॉडल एक्सेप्टेड था, तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर इसलिए कम है क्योंकि हो क्या रहा है कि एटम्स में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है और इसीलिए अल्फा पार्टिकल उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द फॉइल और इंक्रीजिंग द लेट्स से एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की ये कैसे भी इसको नॉकआउट करके, जब उनकी थिकनेस अराउंड 4 लेट्स से 0.4 माइक्रोमीटर पहुंच गई, है ना, 4 into 10 to the minus 7 मीटर, मतलब इतनी कम पहुंच गई। Then when he and let's say projected the alpha particle, then to his surprise, मतलब अभी वो क्या सोच रहे थे कि अगर ये मैंने थिकनेस बहुत कम की, मैं अगर अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा हूं तो एक या दो या 10 मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल विल क्रॉस, दैट इज व्हाट हिज थिंकिंग और एक्सपेक्टेशन वाज, क्योंकि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल है जो एटम की तरफ आएंगे वो तो रिपेल ही होने हैं, जो कहीं बीच बीच में कोई थोड़ी बहुत जगह बची है उससे कहीं क्रॉस ओवर हो जाए तो वो ही वाज थिंकिंग कि ये थोड़े से बस अल्फा पार्टिकल मिलने चाहिए। बट टू हिज सरप्राइज ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जैसे ये हुआ, मदरबोर्ड सेड कि समथिंग इज रॉन्ग, ऐसा कैसा हो सकता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अल्फा पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किए हैं सारे के सारे, लगभग लगभग सारे अल्फा पार्टिकल, है ना, डिफ्लेक्ट भी नहीं हुए, सीधे चले गए। मान लो अल्फा पार्टिकल चले भी जाते तो डिफ्लेक्ट होते ना, भाई ऐसे ऐसे आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, रिपल्शन लग रहा है, एक पॉइंट पे जाके रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो थोड़ा तो डिफ्लेक्ट होगा। क्या सुन लो? हाँ भाई, इतना लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। तो टू हिज सरप्राइज कि यार सारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए, मतलब इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव का जो मास है जो हम कह रहे हैं, थॉमसन इज सेइंग कि ये सब जगह पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड है, वो गलत है, हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉजिटिव मास है वो बहुत थोड़ी जगह पे है, थोड़ी जगह पे कैसे उन्हें आइडिया निकल के आया, उन्होंने बहुत सारी अल्फा रेज डाली, है ना, लॉट ऑफ अल्फा रेज इज प्रोजेक्टेड एट एवरी पार्ट ऑफ फॉइल। लगभग सारी की सारी अल्फा रेज जो है ना वो बिना डिस्टर्ब हुए निकल गई, केवल एक या दो, है ना, बहुत थोड़ी सी अल्फा पार्टिकल्स थे, पहले तो बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हुए, उन बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल में से भी बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो लगभग लगभग 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए और 180 की तरफ पहुंचे, मतलब ऐसे जाके वापस आए। वापस जाने का रीजन ये है ना, वापस जाने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो कोई अल्फा पार्ट, लेट्स से मान लो ये बड़ा है थोड़ा, मान लो अभी इमेजिन करो कि ये एक बॉल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल अगर मान लो थोड़ा इसके किनारे से निकल रहा होगा, है ना, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, जो बिल्कुल इसके सेंटर पे जाएगा वो तो ज्यादा ही डिफ्लेक्ट होगा ना, लगभग 180 के आसपास, है ना, वो डिफ्लेक्ट थोड़े एंगल से थोड़ी ना होगा, वो दैट इज गोइंग टू डिफ्लेक्टेड बाय ह्यूज ह्यूज एंगल, है ना, क्या होगा 180 के आसपास होगा या फिर हम कह सकते हैं 90 से ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्टेड वापस आए दोबारा, है ना, दोबारा जो वापस आए उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो उससे एक आइडिया लगा कि बहुत ही कम पार्टिकल आ रहे हैं, इसका मतलब है साइज ऑफ, है ना,
दैट स्पेस जिसमें प्रोटॉन रह रहा है वो बहुत छोटा है, एंड दैट स्पेस वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको क्या बोला गया? उसको न्यूक्लियस बोला। तो बोला कि भैया जो प्रोटॉन है वो सारे के सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। तो रदरफोर्ड ने जो बातें कही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेट्स से पॉइंट्स थे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आइडिया है इसका, है ना, थ्योरी क्या थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है, उसको स्मॉल आर ले लेते हैं। Nucleus was assumed to be in the range of 10 to the minus 15 meter, which is very very small, 10 to the minus 15 meter. दूसरी बात ये थी कि radius of atom was in the range of 10 to the minus 10 meter. So he was able to find volume fraction of nucleus. Fraction of nucleus in atom मतलब न्यूक्लियस एटम में कितना स्पेस घेर रहा है ना, कितना कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस का स्पेस में। जैसे मैं बोलूं ये रूम है, इस रूम में मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना स्पेस मैं घेर रहा हूँ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये रूम का वॉल्यूम देखेंगे, मेरा वॉल्यूम देखेंगे, एंड देन वी विल डिवाइड। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ वन, है ना। फ्रैक्शन हमेशा डेसिमल में आएगा ना, आउट ऑफ वन, एक में कितना, ठीक है। तो इस पूरे रूम का कितना पार्ट मैं हूं, है ना, तो ये मेरा वॉल्यूम लेट्स से फ्रैक्शन आ जाएगा। न्यूक्लियस के लिए देखेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन एटम। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, सो 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम इज 4/3, दैट इज आल्सो स्फेरिकल, कैपिटल आर क्यूब। 4/3 तो कट गया, आर क्यूब बाई आर क्यूब, तो ये कितना हो गया, 10 to the minus 15 का क्यूब डिवाइड बाय 10 to the minus 10 का क्यूब। तो ये कितना आ गया, 10 to the minus 45 divided by 10 to the minus 30, which is nothing but 10 to the minus 15. So the contribution of, let's say, nucleus in an atom is very very small. यहाँ से ये बात आई कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, 10 to the minus 15 टाइम्स छोटा है, राइट। एक इमेजिनरीली लेट्स से अज्यूम कि मैं ये कंपैरिजन जो करना चाह रहा हूँ वो उसको थोड़ा ऐसा समझते हैं, इमेजिन करते हैं कि मान लो जो न्यूक्लियस है वो 1 रुपीज के कॉइन के बराबर है, उसका डायमीटर लेट्स से आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट अज्यूम कि ये 1 सेंटीमीटर, जो 1 रुपीज का क्यूब कॉइन है, ऑब्वियसली वो 1 से थोड़ा ज्यादा है। तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 रुपए का कॉइन जो होता है वो मान लो कि तुम्हारा न्यूक्लियस, तो उसके रेस्पेक्ट में एटम कितना बड़ा होगा, एटम 10 to the 5 टाइम्स इज बिगर। तो एटम की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, 10 to the power 5 सेंटीमीटर, विच इज 1 किलोमीटर, ठीक है। तो एक कॉइन इज लेट्स से इज द न्यूक्लियस, तो 1 किलोमीटर की रेडियस का एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, उतना बड़ा एटम होगा। सो यू कैन कंपेयर, है ना, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कितना छोटा है वॉल्यूम, मतलब न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू एटम। ये इमेजिन हुआ 1 किलोमीटर रेडियस का अगर स्फीयर बनाएंगे तो कितना बड़ा होगा, राइट। उसमें इतना छोटा सा जैसे कॉइन रखा हुआ उतना छोटा है, समझ में आया? यस, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और क्या बात बताई उन्होंने, अच्छा, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो काफी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, मतलब उन्होंने पूरा हर चीज एक्सपेरिमेंट करके और इंश्योर की थी कि वो, है ना, उसको स्टडी कर रहे हैं। सो लेटर ऑन ही इज एबल टू आइडेंटिफाई कि एक फॉर्मूला टू राइट द रेडियस ऑफ डिफरेंट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, हाइड्रोजन की जो रेडियस, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा उसमें एक ही प्रोटॉन है, और यूरेनियम है उसमें मान लो 92 प्रोटॉन है ना, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो ऑब्वियसली दोनों का साइज सेम नहीं हो सकता है ना, इसमें एक ही प्रोटॉन रह रहा है, उसमें 92 प्रोटॉन रह रहे हैं. So he is able to identify a formula for writing the radius of nucleus for different elements. यहाँ पे लिख लेते हैं note. Radius of nucleus of different element is given as radius of nucleus is nothing but, let's say, 1.33 into 10 to the power minus 15. This is constant value into a to the power 1/3. Or I can say right like this. The radius of nucleus is proportional to a to the power 1/3, where a is atomic mass or mass number, ठीक है. If we are going to, let's say, remove this proportionality sign, तो क्या है, radius of nucleus is nothing but approximately nothing but 1.33 into 10 to the power minus 15 a to the power 1/3 meter. अब जैसे कोई कहे एग्जांपल के लिए, let's say somebody is saying find radius of aluminium nucleus, find radius of aluminium nucleus, and this is said as 1327. तो क्या हो जाएगा, radius of aluminium nucleus is going to be 1.33 into 10 to the power minus 15 into 27 का 1/3 cube root, that is nothing but 3. 3 into 1.33 is approximately close to 4 into 10 to the power minus 15 meter, or you can say 10 to the power minus 15 is called Fermi, so approximately 4 Fermi meter. ये आ गया radius of aluminium nucleus. ऐसे कभी किसी में कहीं पे पूछा जाएगा कि what is the radius of, let's say, certain nucleus, then we can calculate. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या क्या बातें बताई, एक तो ये बताया कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है जिसमें ये प्रोटॉन रह रहा है, और उसका जो साइज है वो क्या होगा, दैट साइज इज विद रिस्पेक्ट टू एटम क्या होगा, 10 to the power - 15 टाइम्स छोटा है. ठीक है, और लेट्स से रेडियस निकालनी है डिफरेंट न्यूक्लियसेस की, तो वी कैन राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी कितना हो सकता है. ठीक है, ये लिख लो. और क्या बताया उन्होंने, कहा देखो सेंटर पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, तो उनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा. पॉजिटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो घूम रहा होगा न्यूक्लियस के चारों ओर. दैट इज कंपेयर्ड विद द आवर सोलर सिस्टम वेयर प्लैनेट्स आर रोटेटिंग, let's say orbiting around सन. तो ये बोला गया कि यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा होगा. ठीक है, प्लेनेटरी मॉडल बोला गया उसे, रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड और ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि ये जो मॉडल इतना मैथमेटिकल था, इतना सब बढ़िया था, ये फेल क्यों हो गया, मतलब, है ना, उस मॉडल को बाद फेल बोल दिया गया. ठीक है, तो देखते हैं साइंस होता क्या है, थोड़ा समझते हैं. मैं शायद ये बता भी चुका हूँ, हो सकता है, और नहीं भी बताया तो अभी बता. साइंस में जैसे मैनी स्टूडेंट्स है कि सर केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में बहुत ये है, चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट है या नहीं, बोलो भाई. हाँ ना, सुना है ऐसा, है ना, कोटा फैक्ट्री में आपको बोला गया है भैया केमिस्ट्री बेकार ही है, मतलब. मैं सीरीज में सुना था एक बार कि एक्सेप्शंस बहुत है इसमें. हाँ, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत है, एक बार ऐसे सुना था. हाँ, ये पहले ही बता दिया जाता है, मतलब पहले ही डरा देते हैं. ठीक है, तो भाई उसको समझा रहा हूँ मैं. जा सकते हैं क्या?
हाँ सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो क्या? यार ऊपर मत भेजो भाई, जैसे कोरोना चल यस सर, थैंक यू। चलो तो होता ये है कि केमिस्ट्री इज कमिंग, केमिस्ट्री जो हम साइंस की बात कर रहे हैं, दैट इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल। एक तरह से मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्शन क्या हो रहा है एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, और ये कैसे है ना रिएक्शंस कर रहे हैं। अब आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे अगर हम, है ना, वेरी स्मॉल लेवल पे जाएंगे तो देयर इज नथिंग सर्टेन, है ना, अनसर्टेनिटी बहुत है। देयर इज नथिंग सर्टेन, प्रोबेबिलिटी में काम चलता है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ना। फिजिक्स के दो पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। आप कौन सी पढ़ते हो? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कोई कुछ अनसर्टेन नहीं है, सब कुछ बढ़िया तरह से है ना। वॉल इस स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप बता दोगे कि 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन दे रखा है ना। अगर ऊपर जा रही है तो आप बता दोगे हाइट क्या होगा, मतलब पोजीशन बता दोगे। सो यू कैन से एनीथिंग अबाउट लेट्स से पार्टिकल इन क्लासिकल फिजिक्स, कि उसकी पोजीशन क्या होगी, स्पीड क्या होगी, क्या होगा, क्या है ना, सब कुछ बता दोगे, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सेप्शन। Now when you will go to the smaller level, quantum physics, there also comes uncertainty, probability, but वो आपके सिलेबस में है नहीं उतना ज्यादा। तो आपको लगता है कि यार फिजिक्स तो बढ़िया है और केमिस्ट्री में ये सब है। तो जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हो तो चीजें सर्टेन नहीं है, तो पता कैसे चलती है? पहले हम क्या करते हैं कुछ, है ना, तो केमिस्ट्री के लिए बोला जाता है केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, है ना, लैब से आती है केमिस्ट्री। पहले मैंने देखा कि ये कोई सॉल्ट है, दूसरा कोई सॉल्ट है, मिक्स कर दिया, फिर मैंने देखा अच्छा क्या बना, क्या कलर आया, है ना, लिख लिया, फिर चेक किया क्या हो सकता है, राइट, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो यहाँ हमें क्या है, पहले रिजल्ट पता है, देन वी आर थिंकिंग कि अच्छा ये कैसे हुआ होगा, है ना। मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमने ऐसा नहीं फिजिक्स की जगह की तरह कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग कंपाउंड्स मिलके अलग अलग रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे H2 और N2 मिलके NH3 बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन H2 और N2 मिलके N2H2 भी बना सकते हैं, N2H4 भी बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं। उनकी कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी, कौन सी में क्या क्या बनता है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज हाउ वी आर एबल टू नो कि ये NH3 बना है या फिर N2H4 बना है, हमें कैसे पता चलेगा, राइट। लैब से पता चलेगा, साइंस से पहले देख लेंगे सच में स्मेल कैसी आ रही है, राइट, राइट, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भैया ये बना है ये नहीं बना। सो केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम द रिजल्ट्स। पहले हमें रिजल्ट्स पता होते हैं, साइंटिस्ट को रिजल्ट्स पता होते हैं, तब वो बताते हैं ये क्यों बना और कैसे बना, ठीक है। तो अब इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए एक्सेप्शन आ जाते हैं। मतलब आपने सोचा था कि बनना चाहिए था NH3, मान लो N2H4 बन गया, तो कोई समझाएगा भाई N2H4 क्यों बना, कंडीशन अलग थी, कुछ कुछ था, राइट। तो इसीलिए इतनी सिंपल नहीं लगती केमिस्ट्री। अब इसको मैं समझाता हूँ एक नॉर्मल तरीके से। जैसे मान लो, अच्छा अब यहाँ थोड़ा थ्योरी पे आ जाते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना वो अपनी अपनी हाइपोथेसिस देते हैं, है ना। मान लो हमें ये पता है रिजल्ट कि हमने ये शुरुआत में लिया और ये फाइनल बना, सो वी नो व्हाट हैपेंड इन इनिशियली एंड व्हाट इज द रिजल्ट। अब इसके बीच के डॉट्स आपको भरने हैं कि ये कैसे हुआ होगा। तो एवरी साइंटिस्ट इज गोइंग टू गिव देयर ओन हाइपोथेसिस, थ्योरी देंगे वो। अदर साइंटिस्ट आर गोइंग टू चेक दैट थ्योरी की ये जो इसने कहा है ये बात सही है या नहीं। they are going to put their own observation, they are going to test it, सब satisfied हो गए, वैलिड हो गई थ्योरी, है ना। आगे भी काफी टाइम तक वो कटे नहीं, वो थ्योरी कटी नहीं, तो लॉ बन गई। समझ रहे हो, लॉ और थ्योरी एंड हाइपोथेसिस इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये लॉ है, लॉ का मतलब है ये कभी भी नहीं कटेगा। लॉ जब कहीं पे लिख दिया जाता है दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू, देयर इज नो एक्सेप्शन काइंड ऑफ, ठीक है। और थ्योरी और हाइपोथेसिस क्या है, अभी भी ये टेस्टिंग में चल रही है, राइट। सो somebody said something कि ऐसा ये हुआ होगा, अभी अभी उसको हम काट नहीं पाए हैं, राइट। सो देन इट इज थ्योरी। तो हुआ ये कि रदरफोर्ड ने ये अपना मॉडल दिया, अपने ये थ्योरी दी, अदर साइंटिस्ट
started to study, और उनमें एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने 2 मिनट में काट दी वो थ्योरी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी और लेट्स से पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भी, जैसे मान लो हमें पता है एन और एस होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड जाती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना अंदर जाती है, तो ओरिजिन नॉर्थ से होती है और साउथ में जाके खत्म हो जाती है। तो ये जो एन और एस है, ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव का है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव में जाके मतलब अंदर जाती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि पॉजिटिव न्यूक्लियस, उन्होंने बोल दिया, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव निकल रही होंगी, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो उसकी फील्ड लाइन से को कट कर रहा होगा, उसकी एक तरह से पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव घूम रहा है। तो होगा क्या, उन्होंने ये बोला कि अगर ये नेगेटिव घूमता रहेगा तो ये अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रोटॉन तो अपनी तरफ खींच रहा है लगातार इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को अपने रास्ते पे रहना है ना। तो ये जो है अपने रास्ते पे नहीं रहेगा, ये अपनी एनर्जी लूज करेगा एंड धीरे धीरे करके गिर जाएगा। एंड ही ऑल्सो सेड कि हम ये बात प्लेनेटरी मॉडल से इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेनेट तो न्यूट्रल होते हैं, प्लेनेट पे कोई चार्ज थोड़ी ना है, राइट, प्लैनेट्स आर न्यूट्रल, तो उस वहां पे ग्रेविटेशन के कारण चल रहा है, बट ये तो चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस, और जब ये गिर जाएगा तो पॉजिटिव न्यूट्रल आर गोइंग टू कंबाइन, तो फिर ये न्यूक्लियस ही खत्म हो जाएगा, राइट, ना तो प्रोटॉन बचेगा ना इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये स्टेबल कैसे हुआ? सो दैट इज ही रेज्ड द ऑब्जेक्शन, ही सेड कि एटम कैन नॉट बी स्टेबल। उन्होंने क्या बोला, एटम तो स्टेबल नहीं हुआ। तो जैसे ही रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी तो लोगों ने उनकी थ्योरी काट दी, तो मॉडल कहाँ गया, डस्टबिन में, ठीक है। ये तो बाद में और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो रदरफोर्ड ने कहा वो कुछ बात सही है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग, अगर जैसे मान लो आपने कोई बात कही लॉजिकल, 4 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपने बोला कि ये ऐसा हुआ, बाकी तीनों ने काट दिया, तो आपकी बात पे कोई ध्यान थोड़ी ना देगा। वो तो बाद में बोर आए और सब साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ बातें रदरफोर्ड ने सही कही है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आई है ना। थ्योरी को जज कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप अपने घर में हो और आप अपने घर से बाहर गए फिर वापस घर में आए, तो आपने घर में कुछ चेंजेस देखे, आपने अपने रूम में कुछ चेंजेस देखे। यू नो इनिशियल कंडीशन ऑफ योर रूम, यू नो फाइनल कंडीशन ऑफ योर रूम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक थ्योरी हाइपोथेसिस दोगे कि क्या हुआ होगा, है ना, व्हाट विल हैपन इन बिटवीन। आप नहीं थे जब, क्या हुआ होगा। मान लो कि घर की सारी, मतलब आपके रूम की सारी चादरें उतार दी गई, तो आप सोचोगे मम्मी ने सारी चादर धुलने डाल दी है। पता चला आपकी चादर के साथ साथ, है ना, कुछ बुक्स भी इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो आप सोचोगे कि घर में पेस्ट कंट्रोल वगैरह कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये सब हटा दिया गया है, राइट। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस यू आर गोइंग टू मेक योर ओन हाइपोथेसिस, ठीक है। आप अपनी हाइपोथेसिस करोगे, फिर आप और रिजल्ट से उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करोगे कि यही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, एंड दैट्स हाउ यू केम इनटू द कॉन्क्रीट लेट्स से एक्सप्लेनेशन की यही यही बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। अगर उस एक्सप्लेनेशन को बाकी लोग नहीं काट पाए तो आपकी बात सही हो जाएगी, आपका मॉडल सही मान लिया जाएगा। अगर बाकी लोगों ने काट दिया, है ना, बाकी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, इसके साथ साथ ये भी हुआ था, तो फिर आपका मॉडल कट जाएगा। तो ऐसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ, है ना, जब रदरफोर्ड ने बोला तो मैक्सवेल ने काट दिया। इतनी बात समझ में आई है सब, साइंस एंड हाउ दिस केमिस्ट्री इज अनप्रेडिक्टेबल लिटिल बिट, you know, how many, why the exceptions are there, and how let's say a model and theory is taken into the, let's say, taken in between scientists, है ना, how they are going to discuss। ये अभी भी होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब रिसर्च जो हो रही है उसमें क्या है, जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले हमें पता है कि 10 साल पहले तक ये जो हम बात करते हैं
डेटा स्टोरेज के लिए ना पेन ड्राइव वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें एक चिप होती है, राइट। उस चिप पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तब तक ये था नहीं, है ना। दिस वाज नॉट डन। 10-15 साल पहले तो नहीं था ना। पहले तो सीडी पे डालते थे, ऑप्टिकल सीडी होती थी पॉलीकार्बोनेट की, ठीक है। उस पर लाइट गिरती थी, वो लाइट क्या करती थी, 0 और 1 डालती थी। देखो अभी आपको पता है, थोड़ा सा मैं साइड हट के जा रहा हूँ, राइट। वी आर नॉट एट द जो अभी हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो होता ये था कि सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रही है, या तो 0 या फिर 1। और 0 और 1 के लिए एक सिग्नल है ना, मतलब स्ट्रेट, थोड़ा सा स्ट्रेट तो 0, थोड़ा सा और ऊपर तो 1। तो एक्चुअली में जो जब हम कहते थे ना हम सीडी बर्न कर रहे हैं, तो सीडी बर्न करने वाला वो लेजर लाइट जो है वो क्या करती थी, पॉलीकार्बोनेट पे, है ना, कहीं कहीं पे 0 बनाती थी और कहीं कहीं पे 1, कहीं कहीं पे बर्न करती थी, कहीं कहीं पे छोड़ देती थी, कहीं कहीं पे बर्न करती थी, कहीं कहीं पे छोड़ देती थी, है ना। और वो सब का डेटा जो है हमें एक साथ मिल जाता था कि भाई इस पॉइंट पे हमें बर्न करना है, 0 0 डालना है, इस पे 1 1 डालना है। तो एक साथ वो बर्न करती थी, तो ऐसे ऐसे सीडी बर्न होती थी और उस पर डेटा, है ना, स्टोर होता था। ये वो वाली सीडी है जिनको हम बोलते थे कि हम रीयूज नहीं कर सकते, एक बार बर्न हो गई तो यही ऐसा ही होगा, 0 1 के फॉर्म में। फिर बाद में और रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि हम वी कैन स्टोर द एनर्जी, है ना, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम उसको इसको क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उनके सिग्नल के हिसाब से 0 और 1 बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने धीरे धीरे देखा कि हम अलग अलग मेटल्स को यूज कर सकते हैं एज ए डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं धीरे धीरे जब किसी ने मॉडल दिया, लोगों ने उसे स्टडी किया, देन दे एक्सेप्टेड। तो ये नॉर्मल रिसर्च में यही होता है। आपने कोई काम किया, आपको लगा इसके रिजल्ट ये हैं, कोई आपकी थ्योरी को, आपके रिजल्ट को देखेगा, फिर वो अपना रिजल्ट करेगा, फिर चेक करेगा कि मैच हुआ या नहीं हुआ। अगर मैच हुआ तो तुम्हारा नाम क्रेडिट में डाल देगा कि, है ना। अगर आपने रिसर्च पेपर देखा हो तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी नाम लिखे होते हैं रेफरेंस में, कि यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, राइट। समझ में आ रही है ये सब बातें, ऊपर तुझसे तो नहीं जा रही है। दिस इज हाउ द रिसर्च हैपेंस। अच्छा, कोई ऐसा है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है कोई यहाँ ऐसा? कम होते हैं लेकिन होते हैं कुछ लोग, कोई है ऐसा? कोई नहीं है। सबने भैया बहुत पढ़ लिया है अपनी जिंदगी में, बस ये 2 साल और निकल जाए, अब नहीं पढ़ना है, हाँ? अच्छा, कितने लोग ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अरे बहुत कम है यार, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम है। अच्छा, एक दो लोग बोल रहे हैं एरो स्पेस में जाना है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं? अच्छा, ये लोग हाथ नीचे कर लो पहले, है ना, जस्ट लोअर योर हैंड, देख लेते हैं भाई एरो स्पेस वाले कितने हैं। अब एरो स्पेस वाले हाथ डालो। बस 2 ही लोग, ठीक है। ऐप डिजाइनिंग इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर, है ना, वो तुम यू हैव टू डू कोडिंग, है ना, वो कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप ऐप और सब डिजाइन कर सकते, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है? मैकेनिकल इंजीनियर, कार्स में इंटरेस्ट है जिसका, मैं कार बाइक ये सब में मेरे को देखना है ना, खोल खोल के देखना है कोई ऐसा? किसी को कार में इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा, और क्या? हाँ, कितने लोग एमबीए करके मतलब बैंकिंग वैंकिंग ऐसी ऑफिस वाली जॉब करना चाहते हैं? बस हमको भैया एमबीए करवा दो, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना है, उसके बाद मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस में जाना है। प्रपल्शन इंजीनियर मैकेनिकल का ही पार्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो मतलब सब तरह के लोग हैं। अच्छा, अभी जो ये जो आपकी थिंकिंग है इट्स गुड, बट विद दिस टाइम जब आप कॉलेज में पहुंचोगे तो आपकी ये थिंकिंग या तो और स्ट्रांग हो जाएगी या थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आईआईटी में कई बार तो यही होता है कि हम चाहते थे कोई ब्रांच और वो हमें मिली नहीं, है ना। आईआईटी में तो रैंक आनी चाहिए भैया। कई लोग इंस्टीट्यूट के कारण कोई भी रैंक ले लेते हैं। कुछ लोगों को आईआईटी बॉम्बे इतना प्यारा होता है कि उनकी रैंक अच्छी नहीं आई तो वो कोई भी ब्रांच ले लेंगे लेकिन आईआईटी बॉम्बे में ही जाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ब्रांच चाहिए तो मुझे कोई भी कॉलेज चलेगा लेकिन ब्रांच है, तो ऐसे थिंकिंग धीरे धीरे चेंज हो जाती है विद टाइम। और आईआईटी में तो ऐसा बहुत होता है कि भैया लेने कुछ गए थे मिला कुछ और है। सिद्ध इज सेइंग कि सर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हूँ बट आई डू नॉट वांट टू परस्यू दैट कैरियर। ठीक है, मतलब ओके, लेकिन आप ये आपकी एक हॉबी हो सकती है भाई। हमें कई बार होता है कि हमें चीजें पता होती हैं बट हाँ उससे हम पैसा, कैरियर बनाने का मतलब क्या है, पैसा कमाना। कि कौन सी ऐसी आपके अंदर 10 स्किल होंगी, है ना, उन 10 स्किल में कौन सी ऐसी स्किल है जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, हो सकता है वो अच्छा फुटबॉल या बैडमिंटन भी खेलता हो लेकिन वो पैसा जो है वो क्रिकेट से ही कमा रहा है ना। वो जाके पार्ट टाइम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। आई वॉन्ट टू डू आई एम, ये क्या है आई एम, आई आई एम या आई एम, एक्सप्लेन भाई। स्लो ज्वाइन करना है, करो भाई, एक बहुत अच्छा है। देश को बहुत ज्यादा साइंटिस्ट की जरूरत है, तो जो कोई साइंस में जाना चाहता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बताओ, हम लोग अभी थोड़ा बहुत, इंडिया थोड़ा अभी और डेवलप हो गया है थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में, बट इफ यू आर गोइंग टू सी एनी नोटेबल डिस्कवरी, वो इंडिया में नहीं, इंडिया से नहीं हुई है, राइट। बट यस, अभी के टाइम पे ये अचीवमेंट था कि हमने खुद की वैक्सीन बना ली, कोवैक्सीन। कोविडशील्ड तो बाहर से आई है ना, कोवैक्सीन इंडिया में डेवलप हुई है, तो ये थोड़ा अचीवमेंट था कि बाकी देशों में भी जैसे रिसर्च हो रही। पहले तो ऐसा होता था इंडिया वाले बस मांगते ही रहते थे भैया दो दूसरों से, है ना। सो इट्स गुड, थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा काम हो रहा है और आपकी जनरेशन के आते आते जब तक आप पहुंचोगे तो और अच्छा होने लग जाएगा। इट्स गुड थिंग। ठीक है, एनीवे वेलकम टू द अवर पॉइंट। तो रदरफोर्ड की बात तो वही गलत हो गई, है ना। रदरफोर्ड की बात को गलत कर दिया तो रदरफोर्ड का मॉडल कट गया। ठीक है, ये रदरफोर्ड तक सबने पढ़ा है ना भाई, 10th में। कोई है जिसको रदरफोर्ड वाले में अभी दिक्कत लग रही हो ना, थोड़ा ये थ्योरी पढ़ लेना, समझा मैंने दिया है आपको। ठीक है, तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ तक, है ना, ये सब। ठीक है, अब चलते हैं ये कुछ, ये बातें जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये भी मैं समझा देता हूँ। एंड ये लिखना है आपको, है ना, राइट डाउन करना है खुद से अपने नोट्स में। रदरफोर्ड की भी जो ये थोड़ा ड्रॉबैक्स हैं ये भी आपको लिखने हैं। ठीक है, खुद से। जो मैंने आपको समझाया कि मैक्सवेल ने जो बात बोली वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। इट इज गोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू बी, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड मॉडल। क्योंकि रदरफोर्ड ने, और दूसरी और एक और प्रॉब्लम, रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताई कि वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, राइट। ही जस्ट सेड कि इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, कहाँ होगा कुछ नहीं बताया। सो दैट इज वन मोर ड्रॉबैक। फॉर्मूला कट नहीं किया मतलब नहीं, ये तो बाद में अब ये इम्प्रूव हो गया ना कि रदरफोर्ड ने जो बातें कही हैं वो सही है, तो फिर ये जो बातें थी उनमें ये बातें सही निकली थी कि ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इसके आसपास आती है ना। रेडियस का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली यही आता है, तो ये बातें सही थी तभी तो हम पढ़ रहे हैं, वरना पता नहीं कितने साइंटिस्ट हुए हैं हिस्ट्री में, सबकी थ्योरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। जिन्होंने कुछ ऐसा कहा जो ग्राउंड ब्रेकिंग था, उससे फिर डेवलप हुई कॉन्सेप्ट, उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आ गया, ये क्या रदरफोर्ड ने बोला था, राइट। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स,
एटम्स में, जैसे एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, याद रखना है ये, विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन एटम। आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम तो होंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक टर्म आया एटॉमिक नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, which is nothing but equals to number of proton। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल्स टू, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अब कोई आयन है, लेट्स से मान लो Na+ है, यहाँ पे लिखा है 11, यहाँ पे लिखा है 23। बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Na+ में देखो 11 दे रहे हैं आंसर। अरे Na+ आयन है, आयन प्लस लिखा हुआ है, Na नहीं लिखा है ना। तो ये आयन है, ये प्लस कैसे बना होगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, है ना, तभी तो प्लस रह गया उस पे। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? कई लोग ये गलती कर देते हैं, वो जहाँ यहाँ पे प्लस देखते हैं तो एक वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कर देते हैं, राइट। करते हैं ऐसे लोग, इनको गलती गलती होती है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा 11, तो देखो सोडियम में थे, एक प्लस और आ गया, मतलब एक और जोड़ दो, प्लस कर दो। उल्टा है, उल्टा करना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस, राइट, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। किसी ने बोला लेट्स से Cl-, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? है ना, एक और आ गया 18। ठीक है, किसी ने बोला NO3-, लेट्स से, हम ये थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं। इसमें किसी ने बोला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो अब इस NO3 को बनाने में एक नाइट्रोजन लगा है, 3 ऑक्सीजन लगे हैं, है ना, 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, है ना। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 3 ऑक्सीजन तो कितने हुए? 8 × 3 24। नाइट्रोजन में कितने थे? 7, तो 24 + 7 31। और एक एक्स्ट्रा आया है बाहर से, माइनस चार्ज है, तो 31 + 1 32। समझ में आया कैसे निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह में किसी को कोई कंफ्यूजन? सो समबडी, एक मिनट, क्या कह रहे हो? रुक जाओ। हाँ, यस। सो हर्ष इज सेइंग कि सर डज दैट मीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैंसिल ईच अदर? चार्ज कैंसिल ईच अदर। कैंसिल का मतलब ये भी तो होता है खत्म कर दिया, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म नहीं हुए, उनका चार्ज कैंसिल आउट हो गया। हाँ, कैंसिल आउट हो गया, यस। सो दिस दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। और जब एक कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर एक प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव रहेगा, राइट। ठीक है, तो ये बात हो गई एटॉमिक नंबर, ये सब समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे। एटॉमिक मास, सॉरी, मास नंबर। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, which is nothing but number of proton plus neutron। तो A is nothing but N + P। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट है लेट्स से आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जाम्पल,
अभी आपको बताया हाइड्रोजन का 1H1 1H2 1H3 है ना, C12 6C12 6C13 है ना, 6C14 कार्बन आइसोटोप। अच्छा, कार्बन का 14 जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है ना, कार्बन का 14 आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से हाइड्रोजन का ये 3 आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव में ऐसे अलग से इसका क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप स्टेबल नहीं होते, केवल कुछ आइसोटोप ज्यादा स्टेबल होते हैं और बाकी सब थोड़े कम है ना, कम स्टेबल होते हैं और कुछ रेडियो एक्टिव भी होते हैं, राइट। तो रेडियो एक्टिव का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव का मतलब है कि उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है ना, उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनका जो रेशियो है वो कुछ ऐसा है जो अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोबार हमें पता है क्या होता है, सेम एटॉमिक सॉरी एटॉमिक मास की जगह मास नंबर लिखना चाहिए, सेम मास नंबर बट एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज मास नंबर इज ए है ना, तो वी कैन राइट सेम ए बट डिफरेंट पी है ना, पी इज प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। और ये क्या हो गया एक तरह से, आइसोटोप का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, वी कैन ऑल्सो राइट है ना सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम्स है ना। ये किसके लिए देख रहे हैं, एटम्स में देख रहे हैं, डिफरेंट एटम्स, यहाँ पे भी इन डिफरेंट एटम्स, ठीक है। तो आइसोबार में एग्जांपल जैसे 6C14 7N14, तो यहाँ मास सेम है, एटॉमिक नंबर आर नॉट सेम, ठीक है। ये आइसोबार हो गई, ये बेसिक पता है। अब आगे आते हैं थोड़े अलग, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम्स। जैसे एग्जांपल, if I am going to write 6C13 and I am going to write 7N14, ठीक है। तो how many neutrons are there यहाँ, है ना, 7। how many neutrons are there, 7। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7 आ जाएगा, है ना। So same number of neutrons is called isotones. Then the हाँ, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिद्ध करेक्ट। ऐसे ही आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उसका मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दीज आर वी आर राइटिंग इन, अच्छा देखो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो वहां पे क्या आएगा, सेम नंबर ऑफ एटम आएगा, मतलब सॉरी इन इन एटम्स आएगा, मतलब हम दो न्यूक्लियस को कंपेयर करेंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और अगर न्यूट्रॉन देखना है तो हमें न्यूक्लियस कंपेयर करना है, न्यूक्लियस किस में आएगा, एटम में आएगा, तो इसलिए एटम में कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एटम में है, बाहर है ना, न्यूक्लियस में नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कंपेयर एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भी हम देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए साथ में, या फिर आयन में। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन, ये थोड़ा डिफरेंस है, राइट। सो वी आर चेकिंग ओवर हियर, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो है नहीं, बाहर है, तो वी कैन कंपेयर एनीथिंग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इसलिए हमें दो न्यूक्लियस कंपेयर करने पड़ रहे थे, इसलिए हम एटम में ही देख रहे थे, केवल एटम में। बट यहाँ पे हम एटम भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी देख सकते हैं और आयन भी देख सकते हैं। एग्जांपल, सो इफ आई एम गोइंग टू से AR,
Cl माइनस, ठीक है, और लेट्स से K प्लस, राइट। तो ये आयन हो गया, ये एटम हो गया, एंड देन आई एम सेइंग लेट्स से HCl, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन में एक, क्लोरीन में 17, तो 18 हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब एक आता है टर्म आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. They are saying only about molecule and they are saying कि number of atoms and number of electrons should be same. So same number of atom and electrons in different molecules. उनको क्या बोलेंगे? Isosters बोलेंगे. Example, let's say, so if I am going to say F2 और HCl. F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 into 9, 9 plus 9, 18. Another example, let's say if I am going to say CO N2. Another example, let's say if I am going to say CO2. CO2 में कितने हुए? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 8 और 6 14 और 8 22 है ना, और N2 14 और 8 22. तो ये सब क्या हो गए? आइसोस्टर्स हो गए. इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है. फिर होता है आइसोडायफर्स. आइसोडायफर्स क्या होता है ना, सेम नंबर ऑफ है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस. न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन एक्सेस. कितने न्यूट्रॉन एक्सेस में है? दैट मीन्स यू कैन से सेम नंबर ऑफ difference of number of neutrons and protons. So, or you can say same number of difference of neutron and proton. मतलब you have to find n minus p over here. तो जैसे अगर मैं बोलूं 1h3 में number of neutron कितने हैं? So number of neutrons are going to be right 3 में n plus p है ना, n plus p पता है आपको 3 और p पता है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 2 है ना. ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए? 2. अब मैं मान लो यहाँ पे लिख लूँ एक नेक्स्ट 6c14. यहाँ पे n plus p कितना है? 14. p कितना है? 6. तो n कितना हो गया? 8. अब यहाँ पे आप सॉरी ये नहीं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं, C6 13 लेना है. 13 तो ये 13 हुआ, ये 7. नाउ आई एम गोइंग टू टेक n minus p difference. So n minus p मतलब 2 minus 1, that is 1. I am going to take over here difference n minus p, that is 7 minus 6 is nothing but 1. तो ये क्या हो गया? सेम हो गया. तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोडायफर्स. क्या बोलेंगे? आइसोडायफर्स, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो. अब ये सब लिखने के जगह हम और क्या लिख सकते हैं? n plus p पहले हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये n minus p is also equals to है ना, is also equals to n minus p is also equals to a minus 2z. तो ये आसान हो जाता है. 3 में से एक को a minus 2z है, तो 3 minus 2 is nothing but 1. 13 minus 12 is nothing but 1. So rather than calculating number of neutron and then going to do the subtraction, we can directly write n minus p is also equals to a minus 2z. a का मतलब क्या है? n plus p. z का मतलब क्या है? 2p है ना, तो p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? n minus p. ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही है? ये सब आइसोबार, आइसोटोप्स. तो अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो आप थोड़ा और आगे तक पढ़ सकते हो. यस.
चार्ज की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी ना, पोटेंशियल एनर्जी वाली बात बता दी है या नहीं? यस और नो? हाँ ना तो बोलो। शायद नहीं बताई, शायद नहीं। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक। तो ये लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज वी विल स्टार्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बातें बताएंगे। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, कितना समझ में आया? तो क्या क्या करना है आपको? आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है एनसीईआरटी से, उसके ड्रॉबैक जो है वो लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड में आता है ना, आपके अभी भी आया होगा 10th में, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बताओ, आया था 10th में? बोर्ड हुआ ही नहीं, सॉरी, मतलब स्कूल वाले उसमें वो पूछते हैं। तो ये सुन लो, पूछते हैं ना। सर हम लोग को रदरफोर्ड 9 स्टैंडर्ड में था, 10th में नहीं था। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स नहीं थे, सिर्फ वो गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट था अच्छा, रदरफोर्ड का। ठीक है, तो ये जो भी है एनीवे, ये सब बोर्ड के पर्पज से है, तो आप लिख लेना उसको, ड्रॉबैक। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशंस बताई हैं, ये इनके अच्छे से लिख लेना। ठीक है, एक मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ अभी आपको, आपको एक मिनट। एक मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताऊंगा, है ना। कल मुझे एक और बात, मतलब नेक्स्ट क्लास में मुझे एक बात और बताना कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में या फिर बोलना चाहिए क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, उस पर थोड़ा एक और बात बतानी है। एक तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, सो आई विल टेल यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है नेक्स्ट क्लास में? सर मुझे क्या क्या, मेरे को स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, और फिर क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है, ये आप याद रखना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे शायद, नहीं थर्ड भी हो जाएगा आई थिंक। बाकी देख लेना, ये है ना, ये अभी भेज दिया है मैंने, ये इस पे देख लेना। ओके, चलो इतना ही है आज के लिए बस। बाय बेटा।